2025 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी हुई है। अगले साल तक अंतरिक्ष में इंसान भेजने की तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान इस मिशन में खलल डालने की कोशिश में जुटा है। TVD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 सेकंड। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी गगनयान मिशन में सेंधमारी की कोशिश में है। यूपी ATS ने पाकिस्तान की इस साजिश को आज बेनकाब किया है। एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक ISI हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं। रविंद्र कुमार ने नेहा नाम की ISI हैंडलर, जो बहुत संवेदनशील जानकारी साझा की थी। ISI ये हनी ट्रैप मॉडल लंबे समय से चला रहा है। वो लोगों को फांसते हैं और उनसे जानकारी निकालते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन को टॉप लिस्ट में शामिल किया है, पाकिस्तान बौखला गया है। प्रधानमंत्री का कमिटमेंट उसकी बौखलाहट को और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और साहिल आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साहिल, गगनयान की ही जानकारी क्यों मांगी जा रही थी? क्या इसके अलावा भी कोई और संवेदनशील जानकारी रविंद्र की तरफ से दी गई थी? क्या कुछ इनपुट्स? देखिए, गगनयान की कुछ जो जानकारी है रविंद्र कुमार ने ISI एजेंट जो कि हैंडलर है नेहा शर्मा, उसको साझा की थी। इसके पीछे का मकसद क्या था वो फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन यूपी ATS का कहना है कि इससे गहनता से पूछताछ की जा रही कि कितने समय से नेहा शर्मा के संपर्क में था और देश की जो कॉन्फिडेंशियल जो जानकारी है वो कितनी जानकारी जो है अब तक नेहा शर्मा से साझा कर चुका है। और इसी बात का इनपुट था। और 13 तारीख को ATS जो है आगरा के इलाके में पहुंचती है और रविंद्र कुमार को घर से गिरफ्तार करके लेके जाती है। जब इसका मोबाइल फोन खंगाला गया था, मोबाइल फोन के अंदर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहां पे काम करता है उसका वीडियो मिला। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, और जो डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करने चाहिए, विदेश मंत्रालय के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो नेहा शर्मा को व्हाट्सएप कॉल के जरिए शेयर कर चुका था। तो कहा जा सकता है कि एक हनी ट्रैप के जरिए इसको फंसाया गया। उसके बाद ये खुद नेहा शर्मा से जो था बातचीत करना शुरू कर दिया व्हाट्सएप के जरिए। वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल पे बातचीत होना शुरू हुई। तो इससे बात कहीं ना कहीं जाहिर होती है इसके मन में लालच था। लालच के चलते ही नेहा शर्मा से संपर्क में आया। तो पूरी जानकारी जो थी देश की वो नेहा शर्मा से साझा कर रहा था। फिलहाल यूपी ATS का कहना है काफी संवेदनशील मामला है, इसलिए इस मामले को काफी ज्यादा साथी से पूछताछ भी की जा रही है, जिससे जल्द खुलासा हो सकता है कि क्या और भी जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाई गई हैं। फिलहाल धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। रुक करते हैं अपनी अगले खबर की ओर। दरअसल खबर अब घुसपैठियों से जुड़ी हुई है, क्योंकि घुसपैठियों पर जब भी कार्रवाई होती है, उनको देश से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, तब सनातन विरोधियों के पेट में दर्द होने लगता है। वो भी क्यों ना, उनको वोट बैंक का डर सताने लगता है। सियासी रोटियां सेकने वालों को दर्द होने लगता है कि कहीं उनका वोट बैंक चला गया तो चुनाव कैसे जीतेंगे। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां घुसपैठियों पर एक्शन लिए जाने पर सनातन विरोधी और वोट बैंक के लालची सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बांग्लादेशी या ये रोहिंग्याई हो सकते हैं। बांग्लादेशी उनकी वोट बैंक है, वो उनको बचाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में वोट जिहाद का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। वजह AIMIM विधायक का आरोप है, जिसमें उन्हें दर्द इस बात का हो रहा है कि यहाँ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किरीट सोमैया जब मालेगांव आए और मालेगांव झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहने वालों को देखा, तो उनको ये गुमान हुआ कि ये बांग्लादेशी या ये रोहिंग्याई हो सकते हैं। हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुहार लगाई कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। यहाँ पर 1000 बांग्लादेशी और रोहिंग्याई हैं। 4000 जन्म दाखले उन्होंने इंक्वायरी के लिए दिए। तकरीबन 3000 से 3200 जन्म दाखलों की इंक्वायरी हो चुकी, एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्याई नहीं मिला।
तकलीफ इस कदर है कि विधानसभा में सवाल तक पूछने पड़ गए। मुफ्ती इस्माइल की परेशानी को बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने वोट बैंक से जोड़ा है। वहीं मालेगांव के पूर्व विधायक आसिफ शेख ने दावा किया है कि उन्हें हराने में भी वोट जिहाद ही हुआ। जो वोट जिहाद पर जीता जिंदा है, वो उद्धव ठाकरे सेना हो या फिर राहुल गांधी की कांग्रेस हो, उन सबको ये बांग्लादेशी उनकी वोट बैंक है, वो उनको बचाना चाहते हैं। हम देश को बचाना चाहते हैं। मैं जिहाद तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बाहर से फंड मालेगांव शहर के अंदर आया और मेरे खिलाफ में यूज किया गया है। मुझे विधानसभा इलेक्शन में हराने के लिए बाहर से फंड यहां पर आया हुआ है और मुझे हराने के लिए यूज किया गया। ऐसे पुरावे, ऐसे सबूत मेरे पास है। मालेगांव में वोट जिहाद को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया जा रहा है कि एक एप्लीकेशन पर 1 लाख खर्च करते हैं। महाराष्ट्र में 2,23,000 एप्लीकेशन आए हैं। मालेगांव में 4,000 एप्लीकेशन आए, यानी 40 करोड़ रुपया खर्च किया गया। मैं महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष नार्वेकर साहब और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को मैं एक लेटर लिखने वाला हूं और 12 तारीख की जो तकरीर है उसका रिकॉर्ड तपास कर देखकर मैं डिमांड करने वाला हूं कि इसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी लगाओ। वोट जिहाद के लिए ईडी की इंक्वायरी लगाओ या एटीएस को लगाओ या एंटी करप्शन ब्यूरो को लगाओ या स्पेशल एसआईटी नेमो। आसिफ शेख दावा कर रहे हैं कि उनके पास इन सभी आरोपों के संबंध में पुख्ता सबूत है। वो मांग कर रहे हैं कि इन सभी मामलों की ईडी, एटीएस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, हमदर्दी घुसपैठियों से आखिर क्यों है? एआईएमआईएम अध्यक्ष की बात करें तो जहां जहां चुनाव लड़ते हैं वहां तो बत्ती गुल हो जाती है, लेकिन वोट बैंक को साधने की कोशिश के लिए इस तरीके के बयान देते हैं क्या? देखिए, प्रकृति साफ तौर से है कि जिस तरह से एमआईएम के विधायक है वो कहीं न कहीं बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र विधानसभा में ये मुद्दा उठाया, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर जिस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा है और महाराष्ट्र में 20 जगह ज़्यादा FIR दर्ज हुआ है। इस मामले में 38 लोग खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, जबकि 28 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं।